हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एन essay written by Edward Said, Orientalism. Based on the topic, I am going to discuss one question, and the question is: discuss Edward Said's Orientalism as a key to understand post-colonial studies. One video on Orientalism I had already uploaded long ago, where the basic meaning of Orientalism is explained. You can check that video. In this video, we are going to talk how Orientalism is helpful and important in post-colonial studies. First, let's see an introduction. Edward Said's concept of Orientalism is a foundational for understanding post-colonial studies. In his seminal work, Orientalism, Said examines how the West perceives and represent the East or the Orient. तो Orientalism एक seminal work है जिसे एडवर्ड सेड ने लिखा है, और ये किस बारे में है कि जो वेस्टर्न्स लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, वो ईस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि ईस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ईस्ट का, ज़रूरी नहीं है वो सही है, वो बस क्या है, वेस्ट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। उनको लगता है कि ईस्ट के लोग ऐसे हैं, तो ईस्ट को यहाँ पे ओरिएंट कहा गया है। तो इसे दूसरे तरीके से समझ रहे हैं कि मेरे बारे में कोई और बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ। तो डेफिनेटली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, अपने हिसाब से मुझे जज करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। तो उसी तरीके से जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हुआ, अरब्स हुए, तो उसके बारे में जो वेस्ट के लोग हैं वो कुछ लिखे हैं, तो वो जो उनका वर्क है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो क्योंकि वेस्ट में सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, तो जो पावरफुल रहते हैं उनकी कोई भी बात, फालतू भी बात क्या लगता है, सच लगता है। तो ये ऐसे उसी के बारे में है। His analysis means Edward Said's analysis reveals that these representations are not mere reflection of reality but are constructed through a lens of power, dynamics, colonial ambitions and cultural superiority. समझ में आया सेंटेंस कि ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो रियलिटी नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे बना है, सिर्फ पावर के दम पे बना है, कॉलोनियल एम्बिशन के दम पे बना है, और कल्चरल सुपीरियरिटी के ऊपर है कि वो हमसे सुपीरियर हैं, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, और जो पावर में रहता है उनकी बात सबको माननी पड़ती है और सबको सच लगती है। Now let's see some key concepts of Orientalism. Orientalism से related कुछ concepts हैं जिससे हमें पता चलेगा कि actually में Orientalism क्या है। So Orientalism, as mentioned by world famous scholar Edward Said in his book Orientalism, is a way of the West to portray the Arab world and its people. So Orientalism is a book written by Edward Said, and in this book he has revealed how West portray the Arab and its people. अपने तरीके से वेस्ट के राइटर्स, नॉवेलिस्ट, आर्टिस्ट अरब कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट किए हैं, और सिर्फ अरब नहीं, पूरे ईस्ट को। सेड स्टेट्स दैट द वेस्ट इमेजिन्स, exaggerate and distorts the picture of the Arab, representing them as backward, primitive and barbaric. तो सेड ने क्या कहा है कि वेस्ट जो भी ईस्ट के बारे में बोला है या फिर अरब्स के बारे में बोले हैं, वो सब क्या है, वो एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, एक एग्जेजरेशन पे बेस्ड है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और डिस्टॉर्ट्स मतलब जो एक्चुअल चीज़ है उसको चेंज कर देना। तो कैसे बताए हैं कि अरब्स कैसे हैं या फिर ईस्ट के लोग कैसे हैं, वो लोग बैकवर्ड हैं, वो लोग प्रिमिटिव है और बारबेरिक है। बारबेरिक मतलब बहुत ही जंगली, वॉयलेंट, ऐसे लोग हैं। द वेस्ट कंस्ट्रक्टेड एन इमेज ऑफ द ईस्ट एज अनसिविलाइज्ड। ईस्ट वाले लोग कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, एंड इन नीड ऑफ वेस्टर्न इंटरवेंशन टू हेल्प देम प्रोग्रेस इन देयर लाइफ्स। तो क्योंकि ये लोग अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड हैं, ये लोग बैकवर्ड हैं, तो इनको वेस्टर्न इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। वेस्ट लोग आए और इनको कुछ सिखाएं, इनको सिविलाइज्ड बनाएं। तो ये सब कह के एक्चुअली में ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ये कॉलोनीज़ बनाते थे, जो इनका डोमिनेंस था, इनका जो कंट्रोल था दूसरे कंट्रीज़ पे, वो फेयर था, क्योंकि उनको इनकी ज़रूरत थी। लोग बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे, ये लोग कल्चर्ड लोग थे, लोग बहुत पढ़े लिखे थे, एडवांस थे, तो इनकी उनको ज़रूरत थी ताकि उनको वो एडवांस बना सके। दिस रिप्रेजेंटेशन कुड बी सीन इन मैनी फील्ड ऑफ ओरिएंटल वर्क्स बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स सच एज देयर राइटिंग्स एंड डिस्प्ले ऑफ देयर आर्ट इन वर्ल्ड फेयर्स। तो जो भी वेस्टर्न स्कॉलर्स थे जो ईस्ट के बारे में लिखते थे, तो इसी तरीके की चीज़ें लिखे हैं कि वो लोग प्रिमिटिव है, वो लोग बैकवर्ड हैं,
वो लोग वायलेंट है, क्रूअल हैं और इनको हमारी ज़रूरत है ताकि हम इनको कुछ सिखा सकें। देन वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज़ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है कि कोई लॉन्ग serious discussion on any particular subject. So SAID uses Michel Foucault's concept of discourse. So when we talk about Foucault's concept of discourse theory, the term refers to the use of communication to construct knowledge and truth. तो इसका क्या मतलब हुआ डिस्कोर्स का? ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना, राइटिंग का यूज़ करना जो एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है या ट्रुथ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो सेड ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया ताकि हमें ये बता सके कि कैसे वेस्ट ने नॉलेज और पावर को यूज़ करके ओरिएंट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है इसको देखिए, नॉलेज कैन बी यूज टू गेन पावर। तो पावर को जीतने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हमारे पास एक तरीके से पावर है। एंड पावर कैन बी यूज टू कंट्रोल और मैनिपुलेट नॉलेज। लेकिन अगर हमारे पास पावर है तो हम पावर का यूज़ कर सकते हैं नॉलेज को मैनिपुलेट करने के लिए, नॉलेज को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ही वेस्ट के जो लोग हैं वो लोग पावरफुल लोग हैं, तो ये लोग भी नॉलेज को अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इनको ईस्ट के बारे में कोई नॉलेज है और जो भी नॉलेज है वो सही है, लेकिन क्योंकि ये लोग पावरफुल हैं तो जो भी चीज़ ये बोलते हैं उसे लोग सच मान लेते हैं, या फिर जो भी चीज़ इन्होंने ईस्ट के बारे में लिखा है उसे लोग सच मानते हैं क्योंकि ये सब पावरफुल लोग हैं। अकॉर्डिंग टू फुकॉल्ट्स अंडरस्टैंडिंग, पावर इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज एंड मेक्स यूज़ ऑफ नॉलेज। तो पावर क्या है? नॉलेज पर बेस्ड है और पावर ही नॉलेज को यूज़ कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, पावर reproduces knowledge by shaping it in accordance with its anonymous intentions। तो जैसे मैंने कहा कि जो पावर है वो नॉलेज को रिप्रोड्यूस करता है। तो जो पावर में कौन है? वेस्ट है, और वेस्ट ईस्ट के बारे में जो नॉलेज है उससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने तरीके से रिप्रोड्यूस किया गया है ताकि वो अपने इंटेंशंस को फुलफिल कर सके। और इंटेंशन क्या है? कंट्रोल करना। सो ओरिएंटलिज्म इज़ अ डिस्कोर्स दैट कंस्ट्रक्ट्स द ओरिएंट एज द exotic, backward and fundamentally different, that is other। तो ओरिएंटलिज्म क्या है? जो वेस्ट ने ईस्ट के बारे में कुछ लिखा है उसे बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। और वो हमें क्या नॉलेज दे रहा है या फिर पूरे वर्ल्ड को क्या नॉलेज दे रहा है कि जो ओरिएंट है, जो ईस्ट के लोग हैं वो एग्जॉटिक हैं, वो लोग बैकवर्ड हैं और वो हमसे अलग हैं, मतलब सुपीरियर लोग से अलग हैं। सुपीरियर कौन है? वेस्ट है, और ईस्ट के लोग अदर हैं, मीन्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनरी अपोजिशंस। तो जो मैं ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके पहले मैंने डिस्कोर्स एक्सप्लेन किया, अभी बाइनरी अपोजिशन। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिएंटलिज्म में इंक्लूडेड है। सो द वेस्ट को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट, एंड द ईस्ट ओरिएंट आर ऑफन डिपिक्टेड इन स्टार्कली अपोज टर्म्स। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं। वेस्ट को कैसे देखा जाता है? रैशनल, डेवलप्ड और सुपीरियर। और ईस्ट को किस तरीके से देखा जाता है? इररेशनल, अनडेवलप्ड और इन्फीरियर। देन वी हैव अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो वेस्टर्न को क्या लगता है, वेस्टर्न स्कॉलर्स को, राइटर्स को, आर्टिस्ट को, कि उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास राइट है कि वो ईस्ट को अपने तरीके से डिपिक्ट कर सके, अपने तरीके से उनको पोर्ट्रे कर सके। सो वेस्टर्न स्कॉलर्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट claim authority over the depiction of the Orient. Orient means East, often without any direct experience or understanding of it. तो उनको कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कभी वो लोग वहाँ पे रहे नहीं हैं, ऐसी जगह के बारे में भी वो अपने तरीके से कुछ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। This leads to a hegemonic narrative that reinforces Western dominance. Now let us discuss few points which will tell us about the significance of Orientalism in post-colonial studies. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल नैरेटिव। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो भी वर्क लिखा है मिडल ईस्ट के बारे में या फिर पूरे ईस्ट के बारे में, तो ये ओरिएंटलिज्म जो बुक है उसको पढ़ने के बाद ये हेल्प मिलता है कि हम उस बुक्स को जो यूरोपियंस ने लिखा है उसको क्रिटिसाइज कर सके। सो ओरिएंटलिज्म प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकिंग द वेज कॉलोनियल पावर्स हैव जस्टिफाइड देयर डोमिनेशन ओवर अदर रीजन। तो ये बुक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इस बुक को पढ़ने के बाद हम कॉलोनियल पावर को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अब तक ये कहते आ रहे हैं
कि इनका जो डोमिनेंस था, इनका जो कंट्रोल था, इन्होंने जगह जगह जाके कॉलोनीज़ बनाया, उसकी ज़रूरत थी। क्योंकि जहाँ भी ये लोग गए, जहाँ पे भी लोगों को कंट्रोल किए, रूल किए, वो लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग थे और उनको सुधारने के लिए उनका डोमिनेंस बहुत ज़रूरी था। बाय एक्सपोजिंग द कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्सेस, सेड्स वर्क चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ये वर्क क्या चैलेंज करता है? कॉलोनियल रूल का लेजिटिमेसी, मतलब कि जो कॉलोनाइजर्स अभी तक ये क्लेम कर रहे थे कि उनका जो रूल था वो एक लेजिटिमेसी था, मतलब उनका रूल करने का राइट था, उन्होंने जो रूल किया वो सही किया, तो इस थॉट को चैलेंज करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज deconstruction of stereotypes. So deconstruction doesn't mean demolishing something, but it means breaking down or analyzing something in order to get its meaning. And stereotype means a fixed idea about a person. हम लोग किसी के लिए एक फिक्स्ड आइडिया बना देते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, उसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप। सो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज यूज सेट्स इनसाइट टू डीकंस्ट्रक्ट स्टेरियोटाइप्स। तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज सेट्स के इनसाइट्स को यूज़ करता है, मतलब सेट्स के अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके क्या डीकंस्ट्रक्ट करते हैं? स्टेरियोटाइप्स को, कि जो आज तक जो भी फिक्स्ड आइडिया रहा है ईस्ट के बारे में, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना, मतलब उसे और एनालाइज करना, उसे और समझना। एंड सिंप्लिसिटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल्स। तो जो कॉलोनाइज्ड पीपल है उसका क्या रिप्रेजेंटेशन देना? एक सिंप्लिसिटिक, मतलब जितना आज तक ये यूरोपियंस ने बताया है ईस्ट के बारे में, कितने कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, इतने बैकवर्ड लोग होते हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना कि भाई जैसा इन लोग ने बोला है वैसे नहीं है, इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो लोग। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स दैट वर ऑफन होमोजेनाइज्ड अंडर कॉलोनियल नैरेटिव्स। तो ओरिएंटलिज्म जब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है तो हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि सारे कंट्रीज़ में अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो सबका अलग अलग नेचर होता है, डाइवर्सिटीज़ हैं, तो लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। लेकिन वेस्ट ने इन सारे चीज़ों को जनरलाइज कर दिया। होमोजेनाइज्ड मीन्स जनरलाइज करना, उसको एक ही तरीके से देखना। द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मीन्स व्हेन पावरफुल कंट्री और रिच कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज। तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म क्या होता है? कि कल्चर को कंट्रोल करना। ओरिएंटलिज्म इज सीन एज a form of cultural imperialism where western norms and values are imposed on non-western societies. तो ओरिएंटलिज्म क्या है? जो वेस्ट लोग ईस्ट के बारे में लिखते हैं, तो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या समझ में आएगा कि जो वेस्ट के लोग हैं वो वेस्टर्न नॉर्म्स को, वेस्टर्न रूल्स को, वेस्टर्न कल्चर को नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। Post-colonial studies examine the ongoing impacts of cultural dominance in the post-colonial era. Now let's see the conclusion. Edward Said's Orientalism is a pivotal text in post-colonial studies. Pivotal means important. Offering critical tools to interrogate, means to question how colonial power has shaped knowledge and representation. It challenges scholars to rethink the legacy of colonialism in contemporary cultural and academic practices and to advocate for more nuanced and equitable understandings of formerly colonized societies. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।